खाई खोदने का इनका मेन मकसद था और ये लोग काफी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया जाता है तो जितने भी हिंदू होते हैं उनके दिमाग में क्या जाएगा, उनके दिमाग में जाता है कि हमारे बीच से जो लीडर होगा वो हिंदू ही होगा। और हिंदू बहुल एरिया में, ऐसा एरिया जहाँ पर हिंदू ज्यादा है, वहां पे जो मुस्लिम थे उन मुस्लिम के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि इस एरिया से कोई मुसलमान तो खड़ा ही नहीं हो सकता, और अगर हिंदू खड़ा होगा तो केवल वो हिंदुओं के हितों के बारे में सोचेगा। और जो मुस्लिम एरिया के अंदर जो हिंदू रहा करते थे, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पर जो हिंदू थे इनके दिमाग में एक चीज बैठी कि इस एरिया से तो केवल मुसलमान ही नेता खड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर हम हिंदुओं के बारे में कुछ सोचेगा नहीं। इसके तहत क्या होने लगा, जो हिंदू बहुल एरिया थे यहाँ से मुसलमान उठ के पहुंचने लगे मुस्लिम बहुल एरिया में, और जो मुस्लिम बहुल एरिया था यहाँ से हिंदू उठ के पहुंचने लगे हिंदू बहुल एरिया। आप देख रहे हो कॉलोनियां गुड एरियाज डिवाइड होने लगी, सिर्फ किसकी वजह से, पार्लियामेंटो बिल की वजह से। तो भारत में पहली बार कम्युनल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे 1909 में, पार्लियामेंटो बिल को रिफॉर्म कर। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, पाकिस्तान को बनाने के लिए पहली खाई जो खोदी गई वो पहली खाई कौन सी थी, या फिर पाकिस्तान को जन्म ही कहां से मिला है? पाकिस्तान का जन्म एक्चुअली यहीं से होने लगा था, 1909 से ही होने लगा था। आगे चल के मुसलमानों के नेता कौन बन गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना बन गए थे, और इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी। तो भैया पाकिस्तान का जो बीज बोया गया था वो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहीं से बो दिया गया था। आपको फालतू में नहीं लगता है कि 1947 में ये सब कुछ हो गया, नहीं, ये सब तो यहीं से स्टार्ट हो गया था 1909 से। तो 1909 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। 1909 के बाद 1911 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1911 हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेता हूँ आवाज वगैरह आप लोगों को क्लियर है ना, सब आवाज क्लियर है भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो 1911 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया जाता है। क्या किया जाता है? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्या था, दिल्ली में एक सभा का आयोजन किया जाता है। ये इतने चतुर थे, इतने बड़े वाले थे सब ब्रिटिशर, इससे पहले ये लोग कलकत्ता को कैपिटल बना के रखे। सारा व्यापार जितना भी था ट्रेड भारत के अंदर वो सब यही से क्या करते थे। अब क्या था कि यहाँ पर तो इन्होंने बंगाल डिवाइडेशन कर ही दिया था, 1905 का बंगाल का विभाजन तो इन्होंने कर ही दिया था। अब यहाँ पर था क्या कि इसकी वजह से धीमे धीमे ये जो एरिया थे, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, नीचे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, इन सबसे रिवोल्ट होने लगी। जब विद्रोह फैलने लगा तो इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब कलकत्ता तो बहुत दूर पड़ता है, काम करते हैं क्यों ना यहीं कहीं अपनी कैपिटल बनाई जाए बीचों में। और फाइनली डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में अपनी कैपिटल बनाया जाए, और दिल्ली से हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भी पास हो जाएंगे, यूपी बिहार के भी पास हो जाएंगे, और इधर से राजस्थान के भी पास हो जाएंगे। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर यह फैसला लिया कि दिल्ली में एक भरी सभा का आयोजन करते हैं। एक काफी भारी सभा का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, इसी को हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में ब्रिटेन से जॉर्ज फिफ्थ को बुलाया जाता है, हिंदी में जॉर्ज बच्चा वहां पे देखने को बोलते हो, और साथ में क्वीन मेरी को बुलाया जाता है, रानी मैरी को बुलाया जाता है, ठीक है। ये दोनों चीफ गेस्ट थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम गाया गया था, जिसकी वजह से बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया है। दिल्ली दरबार के तहत क्या क्या डिसीजन लिए गए, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला डिसीजन लिया गया कि दिल्ली को कैपिटल अब से बनाया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली को कैपिटल कब से बना, तो आपका आंसर क्या होगा? 1911 में। दूसरा यहाँ पर यह अनाउंसमेंट किया गया कि आगे चल के डेवलपमेंट के लिए हम बंगाल को और दो हिस्सों में विभाजित करेंगे। ये है बंगाल, जिसको दो हिस्सों में विभाजित करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा काट के बिहार बनाएंगे, और नीचे वाला हिस्सा काट के उड़ीसा बनाएंगे। तो यहाँ पर बात कही गई कि बंगाल दो हिस्सों में और विभाजित होगा, एक हिस्सा इसका बनेगा बिहार और दूसरा हिस्सा बनेगा उड़ीसा। आगे चल के बिहार की स्थापना 1913 में कर दी गई। तीसरा यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया गया था वो हाथी के दांत से केवल दिखाने के लिए, वो हम लोगों को लॉलीपॉप देना था। क्या कि
1905 का जो बंगाल विभाजन उसने किया था उसको हम रिवॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। मतलब लोगों के आगे बड़े भोले बन के दूध पीते बच्चे बनने वाली कंडीशन कि हमने जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया उसको हम खत्म करते हैं, अब उसको मानने की जरूरत नहीं है। अबे पागल हो क्या यार, पेंसिल से लिखी हुई चीज है क्या कि जिसको मिटा दोगे इरेजर से खत्म हो जाएगा बनने से? तुमने विभाजन कर दिया 1905 में, लोगों की जमीनें चली गई, लोगों को हर तरीके से तुमने बांट दिया। अब तुम 7 साल बाद 6 साल बाद उठ के बोल रहे हो कि फिर से सब कुछ सही हो गया। तुम्हारे बोलने से सही हो जाएगा क्या? घंटा सही होगा, कुछ नहीं होगा सही। और यहाँ पर यही होता है। तो ये केवल हाथी के दिखाने के साथ है, हुआ कुछ नहीं। इसी को हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। 1911 के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 1912, 1913, 12 नहीं 13। 13 में क्या होता है, एक नई पार्टी की स्थापना करी जाती है जिसको हम लोग गदर पार्टी के नाम से जानते हैं। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना कहां करी गई? तो ध्यान रखना, इसका वेन्यू क्या था? इसका वेन्यू था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में। दूसरी चीज, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर, इसको बनाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल, ठीक है। और साथ में इन्हीं के साथ और भी कई लीडर थे, जिनमें से सरदार संपूर्ण सिंह, करतार सिंह, ये सब। इसी के दौरान जो करतार सिंह थे, करतार सिंह ने एक बात कही, क्या करतार सिंह ने बात कही थी, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान के बाहर की जमीन से, ये जो गदर पार्टी बनाई गई थी, इसका मेन मकसद क्या था कि हिंदुस्तान में जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको फंडिंग करना, उनको पैसे, मतलब चंदा इकट्ठा करके पैसे से सपोर्ट करना। एक चीज ध्यान रखना, उस टाइम पर जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी बाहर हुआ करते थे दूसरे देशों में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। और वो पैसा कहाँ से आता था? वो पैसा इन्हीं गदर पार्टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आता था। चंदा इकट्ठा करते थे, पैसे कमाते थे और यहाँ पर मूवमेंट चलाने के लिए पैसा भेजते थे। तो आप इनको कम मत आंकिएगा, ये हमारी बैकबोन की तरह थे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह थे। बाहर से जितनी भी फंडिंग होती थी सब यही करते थे, आके देते थे। तो 1913 गदर पार्टी बहुत नाम से पूछा जाता है। वेन्यू ध्यान रखना, फाउंडर ध्यान रखना और ईयर ध्यान रखना। 1913 के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है 1915। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए और ये दिन कौन सा होता है? 9 जनवरी 1915। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट चलाए थे वो किससे रिलेटेड? तो आपको ध्यान रखना है वो का मतलब काले घोड़े के भेद के खिलाफ, ठीक है। जो हमारा काले घोड़े को लेकर भेद होता था उसके खिलाफ महात्मा गांधी। साथ में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो रहना था, मतलब जो लॉजिक होती थी या फिर महात्मा गांधी ने अपना आश्रम कहाँ पर बनाया था, तो उस जगह का नाम है टॉलस्टॉय। साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय में महात्मा गांधी रहते। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के फ्रेंड कौन? तो आपका आंसर होगा बोला, इस व्यक्ति का नाम। महात्मा गांधी को वहां पर हमेशा साथ दिया है सभी मूवमेंट्स को चलाने। कोई दिक्कत तो नहीं आता। 1915 के बाद इंपॉर्टेंट है 1916, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले देखो 1916 में होता क्या है। आपने देखा लीग की स्थापना कब करी गई? 1906 में कर दी गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। और आपने देखा कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस स्प्लिट हो गया, ठीक है। जब 1900 कांग्रेस की ताकत खत्म होने लगी, कांग्रेस से जितने भी युवा नेता थे वो सब अलग चले गए, लाल बाल और बाल। अब कांग्रेस में केवल वृद्ध और बुजुर्ग नेता ही रहे। हमको जब जोड़ा गया है तभी क्रांति आई। जब तक युवा साथ में नहीं आया तब तक आप क्रांति नहीं ला सकते। अनुभव है वृद्धों से, बुजुर्गों से, लेकिन अगर क्रांति लानी है तो युवाओं की जरूरत पड़ेगी।
केयर के लिए स्थापित करी गई थी 1906 में, लेकिन मुस्लिम लीग सफल नहीं हो पा रही। ब्रिटिश हुकूमत इनसे बात नहीं करती थी। ब्रिटिश हुकूमत अगर बात करती थी थोड़ी बहुत तो वो कांग्रेस से ही करती थी, मुस्लिम लीग से बात नहीं करती थी। तो मुस्लिम लीग बोला आ गया था, 10 साल हो गए थे, ये भी परेशान थे कि इनकी बात ही नहीं जा रही है। इस टाइम पर बाल गंगाधर तिलक ये सब देख रहे होते हैं, ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये वो टाइम हुआ करता था जब लोगों के बीच में मतभेद होते थे, मतभेद नहीं होते थे। मैं अभी आपसे कहता हूँ कि मेरे और आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, मतलब कहने का कि आपको कुछ और पसंद हो सकता है, मुझे कुछ और पसंद हो सकता है, कि हम लोग लड़ रहे हैं। उस टाइम पर लीडर ऐसे ही हुआ करते थे, में कोई और पॉलिटिशियन पसंद है, इन्हें कोई और पॉलिटिशियन पसंद है, बाहर जाके आपस में ऐसा नहीं चलता था। उस टाइम पर लोगों को अपना मकसद पता होता था। मकसद हमारा सिर्फ एक ही था, आजादी। बाल गंगाधर भले ही युवाओं के नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। वो ये सब चीजें देख रहे थे कि हमारे साथ तो युवा जुड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इस टाइम पे कमजोर पड़ रही है। और वो अच्छी तरह ये भी जानते थे कि कांग्रेस को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जो मुसलमान वर्ग था वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़ा हुआ था, और वो अभी तक कांग्रेस के साथ पूर्ण तरीके से नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना एजेंडा अलग चलाती थी। तो मुस्लिम वर्ग जो था वो मुस्लिम लीग के साथ ही रहता था। मुस्लिम लीग की कोई भी मीटिंग हुई तो वहां पे जाना है सारे मुसलमानों को, यहाँ पे मीटिंग हुई तो यहाँ आना है। इस वजह से कांग्रेस के साथ मुस्लिम जुड़ नहीं पा रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक काम कर दिया जाए, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा कि दोनों का मतलब सिद्ध हो जाएगा। इन्होंने यही किया, इन्होंने सभी से बात करके क्या कहा कि एक काम करो, हम और कांग्रेस तो नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में बदलाव तब आ जाएगा जब हम क्या करें, कांग्रेस के साथ जोड़ किसको, मुस्लिम लीग को जोड़। तो ये कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और मुसलमानों को, मुसलमानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो कांग्रेस उसमें भी मदद कर देगी। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये लखनऊ में और इसको बनाया गया था, और फाइनली यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट हो जाता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, मुसलमान से जुड़े हुए थे, वो भारत की आजादी तो चाहते थे, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग कहा कि जहां पर मीटिंग होती थी वो मुस्लिम लीग की मीटिंग अटेंड करते थे, कांग्रेस की मीटिंग नहीं अटेंड करते थे। 1916 के बाद 1919 इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, 1917 भी अभी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करते हैं। 1916 में एक और मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, होम रूल मूवमेंट। होम रूल, अब ये जो होम रूल मूवमेंट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसके फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। मतलब देखिए तिलक क्या क्या कर रहे थे उस टाइम। इन्होंने 19 कांग्रेस को भी मजबूती दिलाई, ये मीटिंग करा के, और साथ में अपना जो काम था, जो युवा वर्ग को जोड़ने का, वो भी करने लगे। इन्होंने क्या कहा, ये जानते थे कि जब तक युवा हमसे पूरे हिंदुस्तान में नहीं जुड़ेगा तब तक क्रांति नहीं आएगी। इसका मेन मकसद था भारत के युवाओं को एक साथ। इसके तहत इन्होंने फैसला लिया कि ये काम ये कैसे करेंगे। उस टाइम पर सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था, ट्विटर और फेसबुक ये सब तो हुआ नहीं करता था। तो इन्होंने क्या कहा कि ये न्यूज़पेपर निकालेंगे, और ये न्यूज़पेपर कौन कौन से इन्होंने निकाले, एक तो इन्होंने मराठा न्यूज़पेपर निकाला, और दूसरा इन्होंने केसरी निकाला, मराठा और केसरी। इसी मूवमेंट में इनके साथ जुड़ी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है, अगला थी, बहुत बड़ी राइटर थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा किताबें लिखी थी, और एनी बेसेंट ने यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर लॉन्च कर दिए हैं। एक का नाम था कॉमन और एक का नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, यंग इंडिया मत बोल देना, यंग इंडिया तो अच्छा आता है भाई, ठीक है, पता लगा यंग इंडिया बोल दो। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन और न्यू इंडिया ये 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए गए, और मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लॉन्च किए गए। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, होम रूल मूवमेंट की पहले ऑफिस की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी। कहां करी थी, पुणे में करी।
समस्या तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा चलाया गया? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये बिहार के चंपारण में चलाया गया था। बिहार में चंपारण के किसानों का हक दिलाने के लिए। इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाया किसने था? वहां पे रहने वाले एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। शुक्ला जी ने इनको बुलाया था महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी ने वहां पे जाके चंपारण मूवमेंट को सफल बनाया था। किसानों का हक दिलाया था ब्रिटिश हुकूमत के सामने। 1918 के इंपॉर्टेंट है। अगले ही साल ब्रिटिशर्स की मिलों में काम कर रहे होते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, सैलरी नहीं दी जा रही है, तो महात्मा गांधी वहां पर भी जाते हैं और उनका हक दिलाते हैं। एक चीज और, ये पहला ऐसा मूवमेंट था। महात्मा गांधी 1915 में आए थे। 1917 का मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था, और 1918 का जो मूवमेंट था ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक अपनी बात मनवानी की। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को, इसी के तहत अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। लेबर एसोसिएशन की स्थापना इसलिए करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो भी लेबर यहाँ पर रहेगी, लेबर कम से कम अपनी बात तो रख सके, और बात तब सुनेगा मिल का मालिक जब उसकी अपनी एसोसिएशन होगी। तो लेबर एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की 1918 के बाद। 1919 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? 1919 में एक एक्ट आता है जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से आता है। ब्रिटिश हुकूमत ने फिर से कीड़ा कटता है, बहुत दिन से कुछ इन्होंने किया नहीं था, तो भैया इनकी कीड़ा कटता है 1919 की फरवरी के महीने में। ये 5 फरवरी होता है जिस दिन रॉलेट एक्ट को पास कर देते। इसी को काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को कवर करते हैं, जहां जाके स्ट्राइक कर रहे होते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। लोगों को ये बता रहे होते हैं कि काला कानून है क्या, लोगों को इसका कैसे आगे हट जाना देना पड़ेगा या फिर नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसी के तहत पंजाब के अमृतसर कैसे आगे हट जाना देना पड़ेगा या फिर नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसी के तहत पंजाब के अमृतसर का आयोजन किया, और ये दिन था 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर जनरल डायर आता है, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं, और जनरल डायर आके अंधाधुंध गोलियां चलाने के आदेश देता है। अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं, और जनरल डायर आके अंधाधुंध गोलियां चलाने के आदेश देता है। अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर हत्याकांड होता है। दिन दहाड़े शूटर साइड ऑर्डर दे दिए जाते हैं विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और अंधाधुंध गोलियां। ये है जलियांवाला बाग। जब भी आप कभी जाओगे यहाँ पर, आपका रौंदा नहीं खड़ा हो जाएगा तो मेरा नाम। यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे 2 गेट है, एक गेट ये है और एक गेट ये है। बात आ रही है समझ? और इस गेट के पास यहीं पर भगत सिंह, बात आ रही है समझ? और इस गेट के पास यहीं पर भगत सिंह स्टैचू आज की डेट में लगा हुआ है, बहुत बड़ा। अब क्या हुआ था कि जो जनरल डायर गेट से सभा का आयोजन चल रहा होता है, यहीं पर जलियांवाला बाग के अंदर यहाँ पे कुआं है, इस जगह पर कुआं है। जब आप जाओगे तो देख पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े वीर हुए उतने ही बड़े बड़े गद्दार भी हुए टाइम बताइए। यहाँ पर एक गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। भी था कि ब्रिटिश हुकूमत से उस सिख को लालच में लेके गया था, और किसी ने क्या किया था, गेट नंबर 2 को बंद कर दिया। और ये यही था जो कि पास की चौकी में जनरल डायर को जा जाके सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पर अब कितने लोग आ गए, अब कितने लोग आ गए। जनरल डायर जब यहाँ से एंटर करता है, हंसराज जाके गेट नंबर 2 को बंद कर देता है, और यहीं पर क्या किया जाता है, ऐसे घेराव किया जाता है और सीधे गोलियां चलाई जाती हैं, शूट एंड साइड ऑर्डर दिए जाते हैं। लोग भागने की कोशिश करते हैं तो ये दीवार है, दीवार से चल के भाग नहीं पाते हैं,
जब ये था और अभी पूरा दिमाग खराब हो गया, खराब हो जाती है। लॉर्ड फोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बात ये है मेरी इस दुख वाली जिंदगी से अभी के दौरान इसका मेन मकसद क्या था कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश हुकूमत से। भैया बहुत हो गया तुम्हारा, कर पाएंगे सम्मान जो उखाड़ते बने उखाड़ ले। कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मेन मकसद क्या था? नॉन कॉर्पोरेशन। अब कोई कॉर्पोरेशन नहीं होगा, और कॉर्पोरेशन कैसे नहीं होगा? अब हम ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज नहीं छुएंगे। इनकी मिलों में जो भी सामान बनता है, जो भी राशन पानी बनता है, उसको अब नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग स्वदेशी ही अपनाएंगे। ध्यान रखिए, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ही लॉन्च होता है, लेकिन महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि अब हम